हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमांत राय आपका अपने एजुकेशनल चैनल लर्निंग विद सीमांत में स्वागत करता हूं। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक अच्छे से वीडियो को लेके, वाइगोत्स्की का संगणक विकास का सिद्धांत। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें कि संगणक विकास क्या होता है, संगणक विकास से आशय क्या है। तो संगणक विकास में एक शब्द तो विकास ही है, जिसका मतलब बढ़ोतरी, सिंपल से अर्थ में। संज्ञान मतलब क्या होता है? तो अगर हम संगणक विकास को समझना चाहें तो संज्ञान सबसे पहला शब्द है और उसका दूसरा शब्द क्या है? विकास। तो विकास का मतलब बढ़ोतरी और संज्ञान का मतलब क्या होता है? जानकारी। अगर आप सिंपल से अर्थ में जानना चाहेंगे कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो जानकारी, यानी ज्ञान, मतलब कि ज्ञान का बढ़ना, जानकारियों का बढ़ना, और भी अर्थों में कर सकते हैं सूचना। अगर हम किसी ऐसे प्रोसेस को अपना रहे हैं जिसके द्वारा हमारे अंदर सूचनाओं में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, जानकारी में वृद्धि हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है? हमारा संगणक विकास हो रहा है। तो विकास का मतलब बढ़ोतरी, यानी कि जब कोई चीज़ उसमें ऐड की जाएगी, जोड़ी जाएगी लाके, तब उसमें क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये किस प्रकार की बढ़ोतरी को इंडिकेट कर रहा है? जानकारी, ज्ञान या सूचनाओं के बढ़ने को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे जानकारी में, ज्ञान में या सूचना में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या हो रहा है? फिर संगणक विकास हो रहा है। अब समझना यह है कि एक व्यक्ति के अंदर सूचनाओं को, ज्ञान को या जानकारियों को लेके आता कौन है? अगर मेरा संगणक विकास हो रहा है तो इसका मतलब सूचनाएं, ज्ञान या जानकारियां बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं। तो कौन लेके आता है? तो निश्चय ही वो कौन लेके आते हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियां लेके आती हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन 5 ज्ञानेंद्रियों का काम ही होता है अपने परिवेश से क्या लेके आना? सूचनाओं को लेकर बौद्धिक संरचना तक पहुंचाना। बौद्धिक संरचना मतलब बुद्धि, मान लीजिए एक छोटे से साधारण से अर्थ में बुद्धि, यानी कि हमारी एनालिसिस यूनिट जो है, जो कि किसी चीज को प्रोसेस करती है, वो बुद्धि है। उस बुद्धि तक सूचनाओं को पहचाने का काम कौन करता है? ज्ञानेंद्रियां करती हैं। यानी कि मान लीजिए, सिर्फ मानना ही है कि मान लीजिए ये हमारी इंटेलिजेंस यूनिट है और यहाँ तक कौन लेके आ रहा है ज्ञान को? ज्ञानेंद्रियां लेके आ रही। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? तो कुल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यानी इन 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सूचनाएं हमारी बौद्धिक संरचना में पहुंचती हैं। अब इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा काम ये हो रहा है कि सूचनाएं इन्हीं के माध्यम से अंदर आती, इसीलिए इन ज्ञानेंद्रियों को क्या नाम दिया गया है? ज्ञान का द्वार। ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान इन्हीं के द्वारा बौद्धिक संरचना तक पहुंचता है। अब यहां पहुंचने के बाद क्या हो रहा है? हमारे अंदर सूचनाओं का, ज्ञान का, जानकारियों का विकास या बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। और इसी प्रक्रिया को, चूंकि संज्ञान का विकास करना एक प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को समझाने के लिए हमारे जो सिलेबस में 3 मनोवैज्ञानिकों को अध्ययन करना है। उसमें से एक तो वाइगोत्स्की हैं, दूसरे एक महत्वपूर्ण और काफी विख्यात हैं, वो कौन है? वो जीन पियाजे हैं, और एक कौन है? ब्रूनर है। तो हमको अपने सिलेबस में 3 लोगों को पढ़ना है, वाइगोत्स्की, ब्रूनर और जीन पियाजे को। उस क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की के संगणक विकास को। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वाइगोत्स्की थे कौन। तो वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये एक रसियन थे। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो रसियन। अब ये किस तरह से सोचते थे चीजों को? तो ये जो थे वो एक समाज मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की एक समाज मनोवैज्ञानिक थे। अच्छा, समाज मनोवैज्ञानिक से क्या आशय है? समाज मनोवैज्ञानिक से आशय यह है कि वो मनोवैज्ञानिक जो समाज के पक्षों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, या जो सामाजिक पक्षों के आधार पर ही चीजों को या तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, या जो सामाजिक तथ्यों को ज्यादा महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार करता है, या सभी प्रकार के परिवर्तनों कारणों किसको मानता है? सामाजिक घटक को। अब सोचिए कि हमारे अंदर जानकारियों के बढ़ने के क्रम में समाज का क्या योगदान है? तो समाज का योगदान ये है कि ये कहते थे कि जब एक व्यक्ति समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्ट होता है उसके साथ, तो क्या करता है? तब उस बालक का या उस व्यक्ति का क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है।
वाइगोस्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास कहाँ होता है, तो समाज में होता है, और जो व्यक्ति उस समाज से अंतःक्रिया करेगा उसी व्यक्ति का क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। यानी कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के क्रम में सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया को। ये कहते थे कि सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, बालक में संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी कि जो बालक समाज में जाएगा और समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करेगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा। सही बात है, घर के बुजुर्ग लोग भी यही कहते हैं, हमारे माता पिता या और जो वरिष्ठ लोग हैं घर में यही कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आप समाज जाएंगे, 4 लोगों से बोलेंगे, बात करेंगे तो क्या होगा, आपका भी बुद्धि खुलेगा ना, तब तुम्हारा दिमाग खुले। ऐसे ही हमको घर वाले कहते हैं। नहीं, घर वाले कहते हैं एक बच्चा जाया स्कूल में तो क्या करेंगे, थोड़े तेज बच्चों के साथ रहना, ये भी कहा जाता है साथ में। तो इन 2 उदाहरणों से क्या मिलता है हमको सीखने को, कि पहले उदाहरण में ये सीखने मिलता है कि जब 4 लोगों से मिलेंगे तो आपका ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है। दूसरा, जो हमारे माता पिता कहते हैं कि भैया स्कूल में जाया तो तेज लड़कियों के बगल में बैठिया तब तार बुद्धि विकास है, तब तहू तेज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो हमसे बुद्धि में क्या है, थोड़ा तेज है, जिसके पास ज्ञान हमसे ज्यादा है, जब हम उसके संपर्क में आएंगे और उससे अंतःक्रिया करेंगे तभी हमारा संज्ञानात्मक विकास होगा। यानी कि हम समाज में केवल उन्हीं से सीख सकते हैं जो हमसे ज्यादा जानते हैं। जो हमसे कम जानते हैं उनसे अगर हम इंटरेक्ट होंगे तो उनसे हम कुछ नहीं सीखेंगे, अलबत्ता वो हमसे कुछ सीख सकते हैं। यानी वहां भी संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन हमको फायदा कब होगा, जब हम अपने से वरिष्ठ लोगों से मिलके आएंगे। यानी कि इस पूरे के पूरे संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में जिन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व दिया है, उसमें उन्होंने किसको प्रेफर करने की बात की है, तो वरिष्ठ व्यक्ति को। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ के संपर्क में आप आएंगे, उससे संपर्क करेंगे तो क्या होगा, आपका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा। ये नहीं कि आप समाज में जाइए, घूमिए, टहलिए, चले, नहीं, बल्कि आपको किसी व्यक्ति से अंतःक्रिया करना पड़ेगा, एक या ढेर सारे व्यक्तियों से। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, एक सामान्य उदाहरण कि जब हम किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, जैसे आपको होमवर्क मिल गया, मास्टर साहब ने कहा है कि कल होमवर्क जो करके नहीं आएगा उसे कल बेंच पे खड़ा कर देंगे। अब आप घर गए और घर जाने के बाद क्या कर रहे हैं, आप उस सवाल को लगाने का क्रम चालू। मान लो 2-4 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, मान लो 5वां क्वेश्चन आपको ऐसा मिला जो आपको नहीं आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये भी है कि आपको लगा के जाना है, उस क्वेश्चन का सलूशन आपको चाहिए। अब आप अपनी क्षमता जितनी थी उस क्षमता के आधार पर आपने 4 क्वेश्चन हल किए। 5वें क्वेश्चन पे जाने के बाद आपको लगा कि ये हमको नहीं आ रहा है, तो कल पनिशमेंट से बचने के लिए अब आप क्या करने का प्रयास करेंगे, किसी से सहायता लेने का प्रयास करेंगे। आप अपनी मम्मी से, बड़े भाई से, पिताजी से या किसी और सीनियर से आप क्या करते हैं, संपर्क में आते हैं और उनसे उस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करते हैं। तो आप उन लोगों से कब मिले, जब आपके सामने एक समस्या प्रस्तुत हुई जिसका निराकरण आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करने में क्या थे, असमर्थ थे। उसके बाद आपने उनसे सहायता ली। फिर वो जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपके पिता या कोई भी आपका सीनियर, आपकी माता, आपके बड़े भाई, कोई भी हो जो आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, वो क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान कर देंगे। मतलब आप एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे, तब आपने एक किसी वरिष्ठ की सहायता ली और उस सहायता के फलस्वरूप आप में संज्ञानात्मक विकास हो गया। मतलब आप उस समस्या का समाधान करने में समर्थ हो गए। तो यहाँ पे संपूर्ण वाइगोस्की का सिद्धांत फॉलो हो गया। उन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 चीजों का जिक्र किया है। सबसे पहला चीज है वरिष्ठ व्यक्ति, जिसको उन्होंने MKO शॉर्टकट में बोला, MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर मतलब अधिक नॉलेज वाला कोई दूसरा, उसे उन्होंने क्या कहा, वरिष्ठ। इस व्यक्ति से जब आप संपर्क में आएंगे तो क्यों आए, क्योंकि आपके सामने एक समस्या थी, जहां तक आपकी क्षमता थी वहां तक आपने उस समस्या का समाधान किया, लेकिन जिस बिंदु पर आप जाके रुक गए तो वहां तक आपकी क्षमता थी। अब उस बिंदु से आगे आपको कौन लेके जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक समस्या को लेके आते हैं, वो समस्या इतनी बड़ी थी, आप उसके समाधान के क्रम में यहां तक पहुंच गए हैं, तो ये जो समस्या का समाधान है इसे किसके आधार पे आपने किया, स्वयं की क्षमता से। अब इस बिंदु के बाद आपको आगे यहां तक पहुंचाने वाला काम कौन करेगा, तो वरिष्ठ व्यक्ति।
यानी कि ये जो है ये किसके आधार पे आप कर पाने में सक्षम हुए, तो किसी वरिष्ठ से जो प्राप्त, अच्छा ये वरिष्ठ क्या किया, आपसे मिला नहीं बल्कि आपसे मिला और आपका क्या किया, इसने सहयोग किया। यानी स्वयं की क्षमता से हमने इतना विकास किया, जो इतना समस्या समाधान था उसको करने में हमें किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ी, उसे हमने कहा MKO, यानी वरिष्ठ व्यक्ति, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, वरिष्ठ जिसे कहते हैं सरल सी भाषा में। उसने क्या किया, आपका सहयोग किया, और उस सहयोग के कारण क्या हुआ, वो समस्या का समाधान आप यहां तक कर ले गए। ठीक, यहां तक आपने समस्या का पूरा समाधान कर लिया। अब ध्यान दीजिए कि इस सहयोग के कारण आपने क्या किया, क्या यहां से लेकर यहां तक आपको सहयोग प्राप्त हुआ? नहीं, इतना आपकी स्वयं की क्षमता थी और इतना क्या था, दूसरों का सहयोग था जो आपसे वरिष्ठ थे। तो इसमें उन्होंने जो ये बिंदु था जिसको आपने दूसरे के सहयोग से किया, इसको उन्होंने कहा ZPD। 3 काम सेट आया, ZPD आ गया, एक सहयोग आ गया, इस सहयोग को वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग कहा, SCAFFOLDING, स्कैफोल्डिंग। और जो आपको स्कैफोल्डिंग यानी कि सहयोग प्रदान कर रहा है वो वरिष्ठ है, जिसे उन्होंने क्या कहा, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। उस सहयोग के द्वारा क्या हुआ, आप उस बचे हुई समस्या का भी समाधान करने में समर्थ हो जाते हैं। उस चीज को उन्होंने क्या कहा, ZPD। अब हम अपने इस पूरे व्याख्यान में किन्हीं 3 शब्दों को, ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO पे चर्चा करेंगे। पूरा जो ये वाइगोस्की का सिद्धांत है वो इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं 3 शब्दों में से, मुख्यतः तो ZPD और स्कैफोल्डिंग से ही पूछता है। आप एक नया चीज सीख लीजिए, MKO। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक क्या है इसमें, पहला बिंदु ZPD, फुल फॉर्म क्या हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, हिंदी में क्या बोलेंगे, विकास का संभावित क्षेत्र या विकास का निकटतम क्षेत्र। ठीक है, तो फुल फॉर्म हो गया ZPD का, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म हिंदी में क्या हो गया इसका, विकास का संभावित क्षेत्र या विकास का निकटतम क्षेत्र। अब हमने आपको समझाया था कि ZPD क्या होता है, तो हमने आपको समझाते समय क्या कहा था कि मान लीजिए ये हमारा समस्या है जिसके समाधान के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और ये वो बिंदु है O, इस बिंदु तक हमने क्या किया, स्वयं की क्षमता से विकास किया, ये स्वयं की क्षमता से। और ये जो पॉइंट हम नहीं कर पा रहे थे, जिन चीज़ों का समाधान हम नहीं कर पाए, उसमें हमने किसका सहयोग लिया, वरिष्ठ का सहयोग लिया, और इस वरिष्ठ के सहयोग के द्वारा क्या, ये वरिष्ठों के द्वारा हो गया। तो यहाँ पे जो ZPD है ये स्वयं की क्षमता से नहीं है, बल्कि ये वाला हिस्सा होता है, यानी कि जो ये वाला भाग है, ये छोटा सा भाग ऊपर वाला, इसे हम क्या कहते हैं, ZPD। यानी कि जो स्वयं की क्षमता से हुआ ये नहीं ZPD, पूरा भी ZPD नहीं है, बल्कि ZPD क्या है, जहां जिस समस्या के समाधान में हमने वरिष्ठ से मदद ली है, वरिष्ठ ने सहयोग किया है, और सहयोग के बाद हमने समस्या के जितने भाग को प्राप्त किया है या जितनी समस्याओं का समाधान कर लिया है, उतना वाले भाग को हम क्या कहेंगे, ZPD कहेंगे। तो इस ढंग से अगर हम देखें तो ZPD को परिभाषित करना अगर होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वयं की क्षमता से हुआ विकास है और जो संपूर्ण जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास, उसके बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, ZPD। अगर हम इस पूरे में से इस छोटे भाग को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास माइनस स्वयं की क्षमता से हुआ संज्ञानात्मक विकास के अंतर को हम क्या कह सकते हैं, ZPD कहते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी विकास का वह क्षेत्र जिसे वरिष्ठों के सहयोग से प्राप्त किया गया है, उसे हम क्या कहेंगे, ZPD कहेंगे। तो ZPD की अगर हम परिभाषा लिखने का प्रयास कर देंगे तो क्या हो सकता है, संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास, संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास तथा स्वयं की क्षमता से हुए संज्ञानात्मक विकास के अंतर को ZPD कहेंगे।
यानी ZPD क्या हो गया? संपूर्ण संगणनात्मक विकास तथा स्वयं की क्षमता से हुए संगणनात्मक विकास के अंतर को क्या कहेंगे? ZPD कहेंगे। समझ लीजिए ताकि आप अपने शब्दों में उसे कह सकें कि ये पूरा हमको एक टास्क था जो पूरा करना था, इस टास्क में हमने अपनी क्षमता से इतना टास्क पूरा कर लिया, यानी कि इतने समस्या का समाधान हमने अपनी क्षमता से कर लिया। ये जो शेष था यहाँ तक कि समस्या का समाधान करना हमारे बस के बाहर की थी, तो हमने क्या किया? किसी योग्य व्यक्ति से संपर्क किया। उस योग्य व्यक्ति जिसे वाइगोस्की ने MKO मोर नॉलेजेबल अदर कहा है, उस योग्य व्यक्ति ने क्या किया? मेरा सहयोग किया। और उस सहयोग के कारण क्या हुआ? उस सहयोग के द्वारा ये हुआ कि हमने उस बचे हुए समस्या का भी क्या कर लिया? समाधान कर लिया, या उस बचे हुए समस्या का समाधान करना हमें आ गया। इसका मतलब कि ये जो हिसाब किताब है यही क्या हो सकता है? यही ZPD है। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? इतना संगणनात्मक परिवर्तन हमारे अंदर घटित हुआ है, इतना स्वयं की क्षमता से, इतना वरिष्ठ से। तो आप कह सकते हैं कि संपूर्ण संगणनात्मक विकास तथा स्वयं की क्षमता से हुए संगणनात्मक विकास के अंतर को हम क्या कहेंगे? ZPD कहेंगे, या जोन ऑफ प्रोड्यूसिबल डेवलपमेंट कहेंगे। इस रूप से भी कह सकते हैं कि संगणनात्मक विकास का वह क्षेत्र जो जिसमें वरिष्ठों का योगदान सम्मिलित होता है, या संगणनात्मक विकास का वह क्षेत्र जो वरिष्ठों के द्वारा प्राप्त किया गया हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? ZPD। ये भी एक परिभाषा आप लिख सकते हैं कि संगणनात्मक विकास का वह क्षेत्र या वह संगणनात्मक परिवर्तन जिसके घटित होने में वरिष्ठों का ये सहयोग है, उसे हम क्या कहेंगे? ZPD कहेंगे। या ये कि संपूर्ण संगणनात्मक विकास तथा स्वयं की क्षमता से हुए संगणनात्मक विकास के अंतर को हम क्या कहेंगे? ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोड्यूसिबल डेवलपमेंट कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? स्कैफोल्डिंग। तो दूसरा क्या है? पहला था ZPD जोन ऑफ प्रोड्यूसिबल डेवलपमेंट, दूसरे हमको क्या पढ़ना है? स्कैफोल्डिंग, जैसे हिंदी में मचान, पाड़ या वाह ढांचा और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन आपकी परीक्षाओं में मचान या पाड़ शब्द का ही इस्तेमाल आएगा। ZPD समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वास्तव में जो ZPD का कॉन्सेप्ट लेकर वाइगोस्की आया, उस क्रम में उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक प्रयोग बच्चों के ऊपर किया। एक आवासीय बालिका विद्यालय में उन्होंने कुछ बच्चों के ऊपर यह प्रयोग किया कि पहले बिना ट्यूटर के उन्हें किताबें उपलब्ध करा दी गई कि आप वर्ण ज्ञान करिए। तो उन्होंने देखा एक टाइम तक उन्हें वर्ण ज्ञान करने दिया गया, मतलब एक सत्र तक वर्ण ज्ञान के लिए उन्हें दे दिया गया। देखा गया कि जितनी संख्याओं, जितने शब्दों को उन्होंने सीखा था, जिन्हें अक्षरों की उन्होंने पहचान की थी, उनको नोट कर लिया गया। फिर अगले सत्र में क्या किया गया? उनके सहयोग के लिए एक शिक्षक उपलब्ध करा दिया गया। और तब देखा गया तो दोनों ही सत्रों का जब तुलनात्मक अध्ययन हुआ तो पहले की अपेक्षा दूसरे सत्र में उसने काफी अधिक शब्दों का ज्ञान कर लिया था। यानी कि ट्यूटर जो होते हैं या जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं? आपको उस सीमा से ऊपर लेके जाते हैं जहां तक आपकी सीमा है, उस सीमा को क्या करते हैं? थोड़ा सा वो बढ़ा देते हैं। किसके द्वारा? अपने सहयोग के द्वारा। और उस सहयोग को वाइगोस्की ने क्या नाम दिया था? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हम यहाँ पे मचान, पाड़ या वाह ढांचा, इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मचान, जब भी एक भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो सबसे पहले काम क्या होता है? आजकल पिलर पे घर बन रहे हैं तो लगातार क्या होते हैं? चारों तरफ पिलर खड़े कर लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ऊपर का स्लैब ढाला जाता है। उस ढलाई की प्रक्रिया में आप देखेंगे तो जो वर्कर्स होते हैं या जो मिस्त्री लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले एक मचान तैयार करते हैं, जैसे बांस बल्ली लगाकर एक मचान खड़ा कर लेते हैं, पटरा बल्ली लगा के उसके ऊपर से बिछा उछा लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद फिर उसके ऊपर कंक्रीट का, सीमेंट्स का आदि का प्रयोग करते हैं। और करने के बाद क्या करते हैं? उसको एक स्लैब को ढाल देते हैं। लेकिन ढालने के बाद उस मचान को हटाया नहीं जाता है, बल्कि वह मचान ऐसे ही उन चीज़ों को रोके रहता है। 10 दिन 15 दिन तक उसको सूखने देने के बाद फिर क्या करते हैं? मचान को निकाल लेते हैं। अगर ये मचान उसी दिन हटा ली जाए जो बांस बल्ली पटरे के आधार पर खड़ी थी तो क्या होगा? ऊपर जो छड़, गिट्टी, बालू के द्वारा एक जो स्लैब ढाला गया था वो स्लैब क्या होगा? अपने आप नीचे आ जाएगा। लेकिन जब 10 से 15 दिन के बाद वो सहयोग या वो मचान हटाया गया तो देखेगा कि वो छत ऊपर की ऊपर ही टिकी रह गई। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो ये सहयोग है जो वरिष्ठों के द्वारा हमें प्राप्त होता है और उसको प्राप्त करके हम अपनी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं, और उस सक्षम होने के बाद अगर उस सहयोग को हटा भी लिया जाए तो होने वाला संगठनात्मक परिवर्तन हमारे अंदर क्या होता है? अस्थायी रहता है या बना रहता है। यानी कि स्कैफोल्डिंग यानी कि सहयोग, जिसे सरल सी भाषा में हम सहयोग भी बोल सकते हैं,
यानी वरिष्ठों ने जो हमें सहयोग दिया, इस सहयोग के द्वारा हमारे जो संज्ञानात्मक परिवर्तन घटित होता है, उस संज्ञानात्मक परिवर्तन के घटित होने के बाद अगर वो सहयोग हटा भी लिया जाए, फिर भी वो संज्ञानात्मक परिवर्तन हमारे अंदर क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अपेक्षाकृत या कह सकते हैं बने होते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कैफ फोल्डिंग के द्वारा जो हमारे संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अस्थायी की, अस्थायी की, अपेक्षाकृत अस्थायी, तो आप कहेंगे अपेक्षाकृत अस्थायी। ठीक, तो स्कैफ फोल्डिंग क्या है? स्कैफ फोल्डिंग वरिष्ठों के द्वारा प्रदान किया गया वह सहयोग है, आप लिख सकते हैं वरिष्ठों के द्वारा प्रदान किया गया वह सहयोग जिससे व्यक्ति या बालक ZPD को प्राप्त कर लेता है। ZPD मतलब विकास के संभावित क्षेत्र को, जिसे करने में वो नहीं समर्थ था, उसे भी वो प्राप्त करने में क्या होता है, समर्थ हो जाता है। तो वरिष्ठों के द्वारा प्रदान किया गया जो सहयोग है, यही सहयोग क्या होता है, स्कैफ फोल्डिंग होता है। ZPD भी समझ गए आप लोग, स्कैफ फोल्डिंग भी समझ गए। इस क्रम में तीसरा बिंदु क्या है? अब हम थोड़ा सा अलग हटके इनके भाषा विचार पर विचार करते हैं कि इन्होंने भाषा संबंधी क्या। तो आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा इनर स्पीच, नाम सुना होगा आपने, इनर स्पीच। वाइगोस्की ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में जो इनर स्पीच, हिंदी में व्यक्तिगत वाक बोल सकते हैं, खुद से बातें करना, इनर स्पीच जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बालक का योगदान करता है। बालक जब स्वयं से बातें करता है तो बात करने की प्रक्रिया में क्या होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। वास्तव में जो वाइगोस्की थे उनका यह मानना था कि बालक के अंदर जो है वो विचार पहले जन्म लेते हैं और विचारों को जन्म लेने के बाद क्या होता है, उनके अंदर भाषा जन्म लेती है। तो इस कॉन्सेप्ट में दो चीज याद रखिएगा कि इनर स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया, या कह सकते हैं अंतःवाक भी इसे बोलते हैं, अंतःवाक या व्यक्तिगत वाक, दोनों ही कह सकते हैं इसको। अंतःवाक या व्यक्तिगत वाक का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं, तो वाइगोस्की ने दिया है। तो उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत वाक के माध्यम से बालक अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। उनका यह भी मानना था कि बालक में सर्वप्रथम क्या होता है, विचार जन्म लेते हैं और उसके पश्चात क्या होता है, भाषा का विकास होता है। ठीक, इतना चीज आप याद रखिएगा वाइगोस्की के टर्म में। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।